हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर हाइड्रोजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन इज ए थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके अलावा हाइड्रोजन को फ्यूचर के अंदर एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है उसके रूप में इसको विजुलाइज किया जा रहा है। यानी हाइड्रोजन फ्यूचर में एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स हो सकता है। तो यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन भी 1 होता है। इसके यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s1 होता है। और हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में हम जानते हैं ना की रब से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप यहाँ, और जिनको हम एल्केलाइन मेटल के नाम से संबोधित करते हैं। तो दीज आर द एल्केलाइन मेटल्स। यही एल्केलाइन मेटल्स का यदि हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होता है, NS1, यहाँ NS1, यहाँ NS1, यहाँ NS1, यहाँ NS1, यहाँ भी NS1। और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। n की जगह यहाँ नंबर ऑफ शेल बदल जाता है, सिर्फ यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, 5, यहाँ 6, यहाँ 7। तो नंबर ऑफ शेल हम n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल हम रखते चले जाएंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का S1 होता है। तो ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रोजन जो है वो एल्केलाइन मेटल के साथ जो है वो रिसेंबल शो करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं, यदि हम पीरियोडिक टेबल का 7 ग्रुप ले लेते हैं जिसमें पीरियोडिक टेबल किसका 17 ग्रुप हम ले लेते हैं। दिस इज 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ग्रुप। 17 ग्रुप में हम जानते हैं कौन आते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एमएस। These elements are present। तो यहाँ हम इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फ्लोरीन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p5, यानी NS2 NP5। इसका भी NS2 NP5, यहाँ इसका भी NS2 NP5, NS2 NP5। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP5 होता है। जबकि यदि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, यदि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर H- के अंदर कन्वर्ट करता है अपने आप को,
जब हाइड्रोजन H माइनस के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करता है तो इसको हम हाइड्रोजन एनायन बोलते हैं। या इसी को हम हाइड्रोजन हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। दिस इज हाइड्राइड। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये होता है NH यानी यहाँ इसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका NH2, और NH2 होने की वजह से ये नोबल एलिमेंट के साथ रिसेंबल करता है। तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नोबल एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिसेंबल करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हीलियम के साथ जो है वो रिसेंबल कर जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 बन जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है, इसके अलावा हाइड्रोजन 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ भी रिसेंबल शो करता है, क्योंकि 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल नॉन मेटल्स। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बिहेव एज ए नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाता है। तो ड्यू टू हम कह सकते हैं हाइड्रोजन नेचर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट यानी एल्केलाइन मेटल के साथ रिसेंबल करता है, नोबल एलिमेंट्स हीलियम के साथ रिसेंबल करता है, और इसके अलावा नॉन मेटल की तरह बिहेव करने की वजह से इट इज ऑल्सो रिसेंबल विद 17 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। तो और इसका यदि हम पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका पोजीशन हम इसको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ भी रखते हैं और 17 ग्रुप के एलिमेंट के साथ भी रखते हैं, बिकॉज जैसा कि अभी हमने देखा ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स और 17 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ दोनों के साथ रिसेंबल शो करता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर दोनों के साथ सिमिलरिटी दिखाता है। चलो अब हम बात करते हैं इसके आइसोटोप्स की। तो क्या क्या आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हो सकते हैं, तो यहाँ हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नेचर में 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के नेचर में पाए जाते हैं, जिसको प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटोनियम जो है 98% प्रोटोनियम है और 1% ड्यूटेरियम, 99% प्रोटोनियम पाया जाता है, 1% ड्यूटेरियम और 0.001% हम ट्रिटियम को मान लेते हैं। तो इनका जो परसेंटेज अबंडेंस की यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है प्रोटोनियम की फॉर्म में नेचर के अंदर एक्सिस्ट करता है। तो प्रोटोनियम जनरली हम जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज से हाइड्रोजन को बनाते हैं, जनरली हम प्रोटोनियम वाले हाइड्रोजन का ही फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूटेरियम को जो है हम हेवी वाटर बनाने में यूज करते हैं, हेवी वाटर यूज एज हेवी वाटर। और ट्रिटियम का यूज जो है हम यहाँ पर एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को पता करने में
करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम पाया नेचर में पाया जाता है। प्रोटोनियम की यदि हम बात करते हैं तो प्रोटोनियम का हाइड्रोजन है, प्रोटोनियम जैसे हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। हम देख सकते हैं यहाँ इसका एटॉमिक मास 1 है, यहाँ इसका एटॉमिक मास 2 है और यहाँ इसका एटॉमिक मास 3 होता है। तो ड्यू टू दिस रीजन हम जानते हैं आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं बट मास, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रोजन के नेचर के अंदर ये 3 आइसोटॉप्स एक्सिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन मेथड की यदि हम बात करें तो प्रिपरेशन जनरली हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, यानी हम यहाँ लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ना लिखकर हम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। और डाइहाइड्रोजन को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन एक एटम है और एटम की फॉर्म में ये एक्सिस्ट नहीं करता। कोई भी एलिमेंट जो है वो एटम की फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। ड्यू टू हम प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन जनरली नेचर के अंदर गैस फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, एक्सिस्टिंग गैस फॉर्म। तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। यहाँ हम बात कर लेते हैं इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड लेते हैं लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी यानी लेबोरेटरी में हम डाइहाइड्रोजन को किस तरीके से बनाते हैं। तो लेबोरेटरी में हम इसको 2 मेथड के थ्रू बनाते हैं। नंबर 1 हम एक बनाते हैं जिंक पर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन से। जिंक ग्रेनुल पर जब हम डाइल्यूट HCl को पास कराते हैं तो यहाँ ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व कर जाती है। तो यहाँ हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, Zn 1 है, 2 HCl 2 Cl इधर है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम सेकेंड मेथड में इसको जिंक ग्रेनुअल पर एल्केलाई की रिएक्शन के द्वारा भी बनाते हैं। तो जिंक ग्रेनुअल पर जब हम एल्केलाई का ट्रीटमेंट कराते हैं, एल्केलाई जैसे NaOH, दिस इज एक्वस, NaOH। तो जब हम जिंक ग्रेनुअल पर एक्वस NaOH यानी एल्केलाई को यूज करते हैं, एल्केलाई का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस की फॉर्म में इवॉल्व कर जाती है, जिसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये था लेबोरेटरी मेथड। सेकेंड मेथड के में हम इसको बनाते हैं कमर्शियल मेथड। क्या इसके इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं या किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो हम बात करते हैं कमर्शियल, फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के अंदर हम इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिफाइड वाटर, यानी जो हमारे पास वाटर होता है दिस इज एसिडिक वाटर। तो वाटर के एसिडिफिकेशन से इसको हम बनाते हैं वाटर का, दिस इज एसिडिक वाटर, यानी इस वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा एसिड मिलाया हुआ है। तो इस वाटर को जब हम एसिडिफाइड कर देते हैं, आफ्टर वाटर को एसिडिफाई करने पर इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो
हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी अलग एनोड और कैथोड पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ हमें 2H2 गैस प्लस O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस। तो यहाँ हमें कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रोसेस से इसको बनाते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन ऑफ स्टीम और हाइड्रोकार्बन। नंबर थर्ड, रिएक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम माने वाटर, वाटर की ही तो स्टीम बनने वाली है। तो रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रोकार्बन की जगह हम और कोक भी यूज कर सकते हैं, और कोक। इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो जब हम प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे निकल, प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जब हम रिएक्शन ऑफ स्टीम कराते हैं किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, सपोज करो हमारे पास एक मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और इसका हम रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, दिस इज वाटर स्टीम। एट हाई टेम्परेचर, यहाँ हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, दैट इज 1270 केल्विन, और यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह यहाँ यूज करते हैं निकल। तो जब हाई टेम्परेचर पर किसी हाइड्रोकार्बन या कोक पर हम वाटर की स्टीम को पास कराते हैं, तो यहाँ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर मिलता है। दिस इज मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर मिल जाता है, जिसे हम वाटर गैस के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस। इस मिक्सचर को हम वाटर गैस नाम देते हैं। और इस वाटर गैस मिक्सचर का यूज हम जो है काफ़ी सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं, जैसे कि मिथेनॉल, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, कई टाइप के हाइड्रोकार्बन्स बनाने में और मेथेनॉल को बनाने में, और भी अदर कंपाउंड्स को और भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करने में हम इस वाटर गैस को यूज करते हैं। ड्यू टू दिस वाटर गैस इज ऑल्सो नोन एज ए सिन गैस। सिन गैस का मतलब होता है सिंथेसाइज गैस, यानी इसके थ्रू जो है हम कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन वाटर गैस इज ऑल्सो नेम्ड एज ए सिन गैस। आजकल जो सिन गैस है इसका प्रोडक्शन जैसे सेवेज है और सो डस्ट, स्क्रैप ऑफ वुड्स, और इसके अलावा न्यूज़पेपर को का कंबशन कराने से किया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ सिन गैस फ्रॉम कोल इज कोल गैसिफिकेशन। यदि हम सिन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, यदि हम प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस बाय यूज ऑफ कोल, कोल के थ्रू यदि हम इसको बनाते हैं, जैसे कि यहाँ हमने हाइड्रोकार्बन यूज किया बनाने के लिए इसको, यदि हम कोल के थ्रू, जैसे कि हम कार्बन पे वाटर को का ट्रीटमेंट कराते हैं और कार्बन पर वाटर के ट्रीटमेंट से हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिक्सचर बनाते हैं। तो जब हम इस सिन गैस को का प्रोडक्शन कोक के थ्रू करते हैं, तो इस तरीके से बनने वाली जो सिन गैस है इसको कोल गैसिफिकेशन के नाम से जाना, कोल गैसिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सिन गैस को हम कोल गैसिफिकेशन भी नाम देते हैं इफ सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय
कोक। तो कोक पर जब हम स्टीम को पास कराते हैं तो जो वाटर गैस और जो किसिंग गैस बनती है उसको कोल गैसिफिकेशन हम नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डाइहाइड्रोजन के अंदर एक्सिस्ट करती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। Number 1, dihydrogen is a colorless, odorless and tasteless combustion gas. It is colorless, odorless and tasteless combustible gas. मीन्स इसको हम आसानी से फ्यूल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाइहाइड्रोजन इज ए लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन इज ए लाइटर देन एयर की प्रेजेंस में ये काफी हल्की होती है। इट इज इनसोल्युबल इन वाटर, यानी वाटर के अंदर ये बहुत कम सोल्यूबल होती है या जनरली इनसोल्यूबल होती है। इसके अलावा यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल फॉर स्पेस रिसर्च, यूज एज रॉकेट फ्यूल। क्योंकि डाइहाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो ये काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करती है ड्यू टू यूज एज ए रॉकेट फ्यूल। इस वजह से इसे रॉकेट फ्यूल के अंदर यूज किया जाता है। फिफ्थ हम देख सकते हैं इसको हम बैलून्स को उड़ाने में भी जो है यूज करते हैं। जो उड़ने वाले जो बैलून्स आपने देखे होंगे वहाँ भी उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो मिक्स होती है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल, इट इज यूज इन फ्यूल सेल, फ्यूल सेल बनाने में भी इसको यूज में लाया जाता है। फॉर जनरेटिंग केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हाइड्रोजन काफ़ी यूज की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन। तो इसका एक फायदा ये भी है कि हाइड्रोजन डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन। तो किसी टाइप का कोई पोल्यूशन जो है कंबशन होने के बाद भी किसी तरीके का कोई पोल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं करती। तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है ये काफ़ी अच्छी गैस मानी जाती है। तो आई होप आज हमने हाइड्रोजन के बारे में जाना कि हाइड्रोजन क्यों रिसेंबल करती है फर्स्ट और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, एल्केलाई मेटल के साथ, और क्यों ये रिसेंबल करती है हीलियम जैसी नोबल गैस के साथ। इसके अलावा मैंने आपको इसके आइसोटॉप्स के बारे में बताया और कुछ प्रिपरेशन मेथड इसकी कुछ प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको आज बताई। और इसके अलावा आज हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइहाइड्रोजन की बात करते हैं कि डाइहाइड्रोजन जो है कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें दिखाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सेम टॉपिक के साथ गुड डे।